हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आज के वीडियो में लेकर आई हूँ बीएनसी 502 बीएनसी 602 का यूनिट 4। और यूनिट 4 का सिलेबस ये है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर अगर हम नजर डालें तो मेटलर्जी इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हड़प्पन टेक्नोलॉजीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहूंगी, वाटर मैनेजमेंट को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना चाहूंगी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी पर रहेगा। और इसके अलावा 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एस्ट्रोनॉमी वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा। बाकी हम आगे चलते हैं और मैंने सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं और जो मुझे लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। उसके बाद आपको सारे ही टॉपिक का पीवाईक्यूज आपको बता दिया गया है और उसके साथ साथ आंसर्स को बहुत ज्यादा शॉर्ट प्रिसाइज बनाने की, टू दी पॉइंट बनाने की कोशिश की गई है। यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है और क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की है। तो आई होप यूनिट आपके लिए बहुत अच्छा बन पड़ेगा और आपको पसंद आएगा। आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस करना चाहेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि किसी एक ही ईयर में मेंशन्ड दिखा रहा है, लेकिन इस बार के लिए 2025 के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में आर्यभट्टा की कंट्रीब्यूशन की, तो इन्होंने जीरो कॉन्सेप्ट दिया, ये आपको सभी को पता है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसके अलावा डेसिमल का प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया इन्होंने, ठीक है। पाई का अप्रोक्सीमेशन दिया इन्होंने, पाई की जो है वैल्यू निकाली जो 3.1416 आई, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्यूरेट मानी गई। तो इन्होंने पाई का अप्रोक्सीमेशन करा 22/7 यानी कि 355/113, यानी कि अगर कहा जाए तो 3.1416। इन्होंने साइनर टेबल्स दी। साइनर टेबल्स एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की टेबल्स हैं जिसमें होता है साइन होता है, ठीक है, इनमें कोसाइन होता है और इनमें होता है वर्साइन। तो ये टेबल दें। ये टेबल क्या होती है? ये मैथमेटिकल टेबल होती हैं और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूजफुल रहती हैं। इसके बाद इन्होंने क्वाड्रेटिक सॉल्विंग का मेथड दिया। क्वाड्रेटिक सॉल्विंग मेथड क्या होता है? अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए ये बहुत काम आता है। अलजेब्रिक नोटेशन दिए इन्होंने। फिर ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्किल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सब इन्होंने दिए। तो ये, और इसके अलावा जीरो कॉन्सेप्ट दिया। तो ये इनके बेसिकली मेन कंट्रीब्यूशन है जो मैथमेटिक्स में इनके काउंट किए जाते हैं। ज्योमेट्री में जो इन्होंने सर्किल और ट्राइंगल के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज दिए, ठीक है। तो ज्योमेट्री में इन्होंने क्या दिया? ट्राइंगल और सर्किल के जो क्षेत्रफल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिए। तो ये कुछ उनके नोटेबल कंट्रीब्यूशंस रहेंगे। आगे आते हैं शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। देखिए, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट में देख लीजिए, उसके बाद लॉन्ग में तो डिस्कस करेंगे ही हम। तो देखिए, अगर हम बात करें कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्या है, तो मैं बताऊं, इंडस वैली में इसका टेक्नोलॉजी का इंडस वैली में जो है स्टार्ट हुआ। इंडस वैली से इसका मतलब जो है क्या कहते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट माना जाता है। और इंडस वैली में क्या हुआ कि कॉटन की स्पिनिंग शुरू हो गई, वीविंग शुरू हो गई, वीविंग का मतलब बुनाई शुरू हो गई, मॉडर्न डाइंग शुरू हो गई, अर्ली सिल्क यहाँ पर होने लगा और ये सारी चीजें होने लगी। इसके अलावा इसमें कॉटन इंडस्ट्री में और क्या क्या हुआ? इंडस वैली में कॉटन कल्टीवेशन हुआ सबसे पहले, यानी कॉटन का कल्टीवेट करना, कल्टीवेट का मतलब उपजाना है ना, कॉटन कल्टीवेशन शुरू हुआ। फिर यहाँ पर डॉटेड फैब्रिक की भी शुरुआत हुई, जो डॉट वाले फैब्रिक हम पहनते हैं, बिंदे वाले कपड़े, आपने बचपन में आपकी बहनों ने पहने होंगे, आपने पहने होंगे। नेचुरल डाइज यहाँ पर शुरू हुई। नेचुरल डाइज का क्या था कि नेचुरल डाइज इन्होंने प्लांट्स और मिनरल को यूज करके बनानी शुरू करी, ठीक है। तो नेचुरल डाइज का भी यहाँ पर इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर इसके अलावा यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन भी शुरू हुआ, ठीक है। वैदिक पीरियड में वीविंग की जो तरीके हैं, बुनाई के जो तरीके हैं, उनको थोड़ा रिफाइनमेंट मिला, अच्छी मशीनरीज आ गई। उसके बाद अगर हम ट्रेड की व्यापार करें, कॉमर्स एंड ट्रेड की व्यापार की बात करें, तो जो ये सारे तैयार माल थे, ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट और साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट किए जाने लगे। अर्थशास्त्र एरा में क्या हुआ कि अर्थशास्त्र एरा में मेजर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कमोडिटी बन गया ये, मतलब बहुत ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होने लगा। और जो है इसके बाद जो है कॉटन पर एक तरह से मोनोपोली हो गई, एकाधिकार हो गया, यानी कि हम ही लोग यहाँ पर छाने लगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जो बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया गया है। इसी को आप अगर चाहें तो इसको आप विस्तृत करके लिख सकते हैं।
एनलिस्ट टू फेमस पर्सन्स फ्रॉम एंशियंट इंडिया फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। चरक और सुश्रुत। चरक ने क्या है, चरक संहिता लिखी, और चरक संहिता बेसिकली जो है आयुर्वेदा को डेडिकेटेड थी। इसमें हमें फिजियोलॉजी के बारे में पता लगा, फिजियोलॉजी के बारे में पता लगा। देखिए ये सारा हम इसलिए आपको मतलब बता रहे हैं ताकि आपको जो है कहीं भी अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में ना आकर लॉन्ग में आ जाए तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा। तो चरक संहिता में बेसिकली क्या आता है, फिजियोलॉजी आती है। इट इज कवरिंग फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारा आता है आयुर्वेदा में, है ना। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ये आता है इसमें, और इसमें आता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली चरक ने चरक संहिता लिखी जो आयुर्वेदा को डेडिकेटेड है। अगर हम सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, और ये बेसिकली सर्जरी को डेडिकेटेड है। सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा को डेडिकेटेड है। इसमें ऑपरेशन थ्योरी, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी को बताया गया है। तो देखिए ऑपरेशन कोई नई चीज नहीं है, ये तब से ही यूज हो रही है। अब ये है कि ऑथर ऑफ बृहत संहिता, तो बृहत संहिता के ऑथर जो है वाराहमिहिर हैं, ठीक है। राइट ए नोट ऑन साइंस एंड मैनेजमेंट, साइंस और मैनेजमेंट पे एक नोट लिखवाया है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमी और मैथ से स्टार्ट हुआ है। आर्यभट्ट का जीरो सिद्धांत, प्लेस वैल्यू सिद्धांत, जीरो कॉन्सेप्ट, प्लानिटरी मॉडल्स जो कि साइंटिफिक फाउंडेशन की आधारशिला रखते हैं। इसके बाद मेडिसिन की बात करें तो यही दोनों आ गए, चरक और सुश्रुत ने जो है सिस्टमेटिक डायग्नोसिस, सर्जरी और हर्बल फार्माकोपिया पर बहुत सारी शोध करी, और यहां से उठाकर लिख दीजिएगा ये सारी चीजें। स्टेट क्राफ्ट के बारे में अगर बात करें तो जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो बहुत विस्तार से ब्यूरोक्रेसी की व्याख्या करता है, टैक्सेशन की व्याख्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन की बात करता है कि रिसोर्स को किस तरह से लोगों में बराबर से बांटा जाए, और ट्रेड के रूल्स यानी कि व्यापार के रूल्स बताता है, अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज बताता है। तो ठीक है, आप इस तरह से बनाकर भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उस समय में एडवांस इरिगेशन शुरू हो गया था। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। मेटलर्जी शुरू हो गई थी, यानी कि मेटल साइंस शुरू हो गया था, यानी बहुत सारे मेटल की खोज जो है की जाने लगी थी, जैसे आयरन की, है ना। टेक्सटाइल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही टेक्सटाइल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इससे जो है साइंटिफिक नॉलेज विद ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन में साइंटिफिक नॉलेज का यूज किया जाने लगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है वो साइंस और मैनेजमेंट का किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, एस्ट्रोनॉमी में के फील्ड में कैसे हुआ, मेडिसिन के फील्ड में कैसे हुआ, और स्टेट क्राफ्ट के फील्ड में कैसे हुआ, इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट थे, ये बताया गया है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग साइंस। देखिए डेवलपमेंट ऑफ साइंस इंडिया, एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडिया में जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि इसने बहुत सारे फील्ड को एडवांस करा, आगे बढ़ाया। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे योगदान रहे, एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे योगदान रहे, मेडिसिन के बहुत अच्छे योगदान, मेडिसिन में किसके, चरक और सुश्रुत के, मैथमेटिक्स में आप बता सकते हैं आर्यभट्टा के, एस्ट्रोनॉमी में आप बता सकते हैं। और अगर हम बात करें तो मेटलर्जी में बहुत ज्यादा योगदान हुए, बहुत सारे मेटल्स की खोज हुई, आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा हुआ। और जो जब इन सारे फील्ड में शोध हुई, इनोवेशन हुए, इन्वेस्टिगेशन हुए, रिसर्च हुई, तो उससे क्या हुआ, उससे जो है इससे नर्चर हुआ, इससे जो है इससे पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। क्या पल्लवित हुआ, इससे डेवलपमेंट किस चीज को मिला, इससे डेवलपमेंट किस चीज को मिला, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, यानी कि व्यक्तियों की जो बौद्धिक ग्रोथ थी, बुद्धि की जो ग्रोथ थी वो होने लगी। लोगों की बुद्धि चारों दिशाओं में सोचकर काम करने लगी, उनके सोचने समझने के, परसेप्शन के जो लेवल हैं वो विस्तृत हो गए, ठीक है। लेड टू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कहीं ना कहीं एक दिशा और दशा मिली, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन मिली, और इसने लोगों की जो नेचुरल वर्ल्ड के जो लोगों की जो समझ थी उसको डीपन करा, उसको जो है गहरा किया। तो इस तरह से ये आज के फ्यूचर के जो साइंटिफिक एंडवियर्स हैं, जो फ्यूचर के साइंटिफिक एफर्ट्स हैं, है ना, उनमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से जान आई। आज अगर हम बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन देख रहे हैं, आज जो हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट है, प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं इन सबको जाता है उसका क्रेडिट। अब आता है डिस्कस द रोल ऑफ मैथमेटिक्स ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए पूरे यूनिट में से मैथ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा इसे।
role of mathematics during the Harappan civilizations is witnessed by the presence of स्टैंडर्ड वेट। अगर हम मैथमेटिक्स के रोल की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो इसका जो गवाही देता है वो क्या देता है, ये तीनों चीजें देती हैं स्टैंडर्ड वेट से। स्टैंडर्ड वेट का मतलब है कि वहां पर जो है ब्रॉन्ज और यूनिफॉर्म क्ले, एक तो हो गई थी, यूनिफॉर्म क्ले का विकास हुआ था, ब्रॉन्ज मासेस हुए थे, मतलब ब्रॉन्ज के भार थे, ब्रॉन्ज की तराजू थी जिसमें 1, 2, 5 और 10 के यूनिट थे, है ना। यूनिफॉर्म ब्रिक्स, अब देखिए यूनिफॉर्म ब्रिक्स में क्या होता है कि वहां पर एक इस तरह की ब्रिक, एक इस तरह की ईंट विकसित हुई थी जो आकार में एक समान थी, और इससे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्मिटी आई, कंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता आई और कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ आई। ये जो ब्रिक्स थी इन्होंने कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया, निर्माण के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया, और निर्माण में यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता, निर्माण में मजबूती आई यूनिफॉर्म ब्रिक से। इनमें 1/2/4 का रेशो होता था इजी बिल्डिंग के लिए। जैसे मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या था, जो ईंटें थी वो 9 इंच थी, 9/4.5 इंच बाई 3 इंच, है ना। या फिर हम अगर देखें तो 7 इंच बाई 14 इंच बाई 28 इंच, इस तरह की ब्रिक्स थी। ग्रिड स्ट्रीट में क्या होता था कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को काटती हुई ग्रिड पैटर्न बनाती थी। इनसे क्या होता था कि सड़क को सिस्टमेटिक बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में एक योगदान मिलता था। यानी कहीं नाली ऐसी जा रही है, कहीं ऐसी जा रही है, ऐसी नहीं थी, कहीं सड़कें ऐसी जा रही हैं, कहीं वैसी जा रही हैं, ऐसी नहीं थी, बल्कि एक समान थी। यहाँ पर एक जो यहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को काटती हुई ग्रिड पैटर्न बनाती थी। राइट एंगल लेआउट, है ना, राइट एंगल लेआउट था, और बेसिक सर्वेइंग पर ये दिखाता था कि बेसिक सर्वेइंग को किस तरह से प्लान किया गया है। फिर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग का बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, है ना। ग्रेनरीज थी यानी कि गोडाउन्स थे, एक पब्लिक बाथ हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से मिलकर टाउन को डेवलप करा जाता था बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से। इसके अलावा एडवांस्ड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, इसके अलावा जो है ये भी एक अलग एक कंट्रीब्यूशन है। ज्योमेट्री की जो एडवांस्ड नॉलेज थी उससे क्या हुआ कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल का यूज जो है बहुत अच्छे से हो पाया, किसमें, आर्किटेक्चर में, ट्रेड में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ज्योमेट्री के एडवांस नॉलेज से मैथमेटिकल प्रिंसिपल को एक दिशा मिली, और मैथमेटिकल प्रिंसिपल का कहाँ यूज किया गया, आर्किटेक्चर में यूज किया गया, ट्रेड में और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर, मॉडर्न एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एम के वेन्नू बापू जो हैं, एम के वेन्नू बापू जो हैं, और इन्होंने, एम के वेन्नू बापू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और दी थी, विल्सन बेप्पू इफेक्ट। ये हो सकता है आ जाए तो आपको एडिशनली मैं बताती चल रही हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें एम के वेन्नू बापू की, तो ये जो थे ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन अब अगर आपको लग रहा होगा कि आर्यभट्टा कौन है, फिर तो आर्यभट्टा की अगर हम बात करें तो आप दोनों आंसर लिखकर आइएगा। आर्यभट्टा जो है वो एंशियंट एरा के यानी 5th सेंचुरी एरा के हैं मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो ये एंशियंट एरा के हैं यानी 5th सेंचुरी के हैं, और ये जो है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जो हैं वो एम के वेन्नू बापू हैं, जिन्होंने विल्सन बप्पू इफेक्ट भी दिया, विल्सन बप्पू इफेक्ट भी दिया। हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो देखिए ऐसा कोई सिंगल एक पर्सन नहीं है जिसका इम्पैक्ट या इफेक्ट बहुत ज्यादा रहा हो, जिसके कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हो, बल्कि एक कंबाइंड एफर्ट था, कम्युलेटिव एफर्ट था। कम्युलेटिव का मतलब है एक कंबाइंड एफर्ट था, सभी के एफर्ट से आगे बढ़ा मैथमेटिक्स। और फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहे, जैसे कि लियोनहार्ड यूलर, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, एज आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, यूलिड, श्रीनिवासन रामानुजम। इनकी एक पिक्चर भी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, वो देखिएगा आप। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कभी खाली समय होगा तो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ये किसी एक युवती से प्यार करते थे, इनकी मदर ने शादी तो करा दी बट उसके पास वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने देती थी। तो ये उनकी याद में जो है ये मतलब मर गए, और मतलब ये इनकी पर्सनल लाइफ भी है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी पिक्चर, बहुत मार्मिक पिक्चर है। मोहम्मद इब्ने मूसा ये भी थे, और आर्यभट्टा तो थे ही, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जिनके कम्युलेटिव एफर्ट से, कंबाइंड एफर्ट से, कम्युलेटिव का मतलब है
कंबाइंड एफर्ट से जो है मैथमेटिक्स आज की दिशा में पहुंचा। अब आते हैं, अच्छा हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी। मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो मेटलर्जी में देखिए बहुत सारे स्टेप होते हैं। माइनिंग होता है सबसे पहले, उसके बाद माइनिंग के बाद क्रशिंग होता है। तो अगर आपको ये याद ना रहे तो ये वाला चार्ट आप याद कर लीजिएगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन करना होता है हमें, जो भी हमने क्रश किया है उसका कॉन्सेंट्रेशन करना होता है। उसके बाद हमें रोस्ट करना होता है, रोस्ट वही वाला रोस्ट जो आजकल लोग आप एक दूसरे को कर रहे हो। स्मेल्टिंग करना होता है फिर, और फिर रिफाइन स्टेज में आता है ये, ठीक है, रिफाइनिंग। तो ये तो मेटलर्जी के स्टेप्स हैं। और देख लेते हैं मेटलर्जी क्या है, साइंस है। माफ कीजिएगा, थोड़ा देखिए भाई मौसम बहुत खराब है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। साइंस है या आर्ट है, किसकी आर्ट है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की आर्ट है फ्रॉम देयर ओर्स। उनके जो कच्चे रूप में होते हैं, कच्चे फॉर्म में होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके हमें मेटल बनाना होता है, उनको शेप देनी होती है यूजफुल फॉर्म में। और वो शेप कैसे मिलती है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके मिलती है। ये जो मेटलर्जी की प्रोसेस है, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंजीनियरिंग को ब्लेंड किया जाता है, मिक्स करा जाता है। ब्लेंड का मतलब मिक्स करा जाता है। टू टर्न रॉ मटेरियल को, हर उस चीज को, रॉ मटेरियल को परिवर्तित करने के लिए हर उस फॉर्म में जो कि ब्रिज बनाने से स्मार्टफोन के कंपोनेंट बनाने तक यूज की जा सके। तो आज जो ब्रिज बनाने से लेकर स्मार्टफोन के कंपोनेंट बन रहे हैं, उनको उस फॉर्म में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होता है, रॉ मटेरियल को जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसको इस शेप में मोल्ड करना होता है जिससे हम ब्रिजेस से लेकर स्मार्टफोन के कंपोनेंट बनाते हैं। और उसके लिए हमें ये सारी स्टेप्स को फॉलो करना होता है, राइट। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। खगोल विज्ञान का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो प्री हिस्टोरिक से मॉडर्न टाइम्स तक डेवलप होती है। देखिए, हमने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है कि आप समझ सकें, आप पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, वैसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री की बात करें तो ये प्री हिस्टोरिक एज से शुरू होती है मॉडर्न टाइम्स तक। हम इसको देखते हैं। वैदिक पीरियड में क्या होता था, स्काई एक लिविंग कैलेंडर था, यानी जो भी हमें आकलन करना होता था, जो भी हमें जो है मतलब गणनाएं करनी होती थी, वो स्काई को देख के करते थे। अगर हमें मतलब अगर तारे निकल रहे हैं तो वो दिन का कौन सा टाइम है, तारे थोड़े छिपने लगे तो दिन का कौन सा टाइम है। नक्षत्राज यानी लूनर मेंशंस जो थे, मार्क्ड रिचुअल्स जो थे, एंड द ऋग्वा वेद। हाँ, तो ये जो नक्षत्र के बारे में है ना, मार्क्ड रिचुअल्स के बारे में कि अब कौन सी तिथि आने वाली है, पूर्णिमा है, अमावस है ना, ये चांदनी रात है, चतुर्थी है, ये सब हम स्काई को देखकर करते थे। एंड द ऋग्वेदा ऑलरेडी मेंशंस सन्स पाथ। ऋग्वेद में पहले से ही मेंशन है सूरज के रास्ते के बारे में और मून के साइकिल के बारे में, ठीक है। ऋग्वेदा कहता है कि ईयर के 360 दिन होते हैं जो 12 इक्वल मंथ्स में स्प्लिट करे गए हैं, एंड इट एडेड ए 5 ईयर्स युग, और इससे जो है 5 ईयर का एक युग बना है टू मेक लूनर एंड सोलर ईयर्स लाइन अप। इससे लूनर और सोलर ईयर लाइन अप होते हैं बाय द क्लासिकल इरा। लेकिन जो क्लासिकल एरा तक पहुंचते पहुंचते इंडियन स्कॉलर्स ने इस ऑब्जर्वेशन को पलट दिया, इस कैलकुलेशन को पलट दिया कि जो है 360 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो वर्क लाइक सिद्धांता टेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत जो है एक बहुत अच्छी बुक है। सूर्य सिद्धांत ने ये लेआउट करा सोफिस्टिकेटेड मॉडल ऑफ प्लानिटरी मोशन। क्या, प्लानिटरी मोशन का एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल इन्होंने इन्वेंट करा, और उसमें ये इन कॉन्सेप्ट का यूज करा, जैसे कि पृथ्वी के रोटेशन के बारे में और सेलेस्टियल स्फीयर के कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बताया। तो वहां से चीजें बदलने लगी। आर्यभट्ट ने ये कहा कि अर्थ जो है घूमती है, और उन्होंने ईयर को एक्यूरेटली मेजर किया। बारहमिहिर ने ग्रीक और इंडियन एस्ट्रोनॉमी को मिलाकर अपना पंचांग तैयार करा और बृहत संहिता लिखी, है ना, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। ब्रह्मगुप्त ने क्या करा, प्लानिटरी मॉडल्स को इंप्रूव करा और एस्ट्रोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए अलजेब्रा का यूज करा। तो ये जो इनके आइडियाज थे, इन सारे
जितने भी ये नाम आया, आर्यभट्टा का नाम आया, वाराहमिहिर का नाम आया, ब्रह्मगुप्त का नाम आया, है ना, सूर्य सिद्धांत का नाम आया, इन्होंने क्या करा, इनके जो आइडियाज थे वो इस्लामिक वर्ल्ड में फैलने लगे, बाद में यूरोपियन कंट्रीज में फैलने लगे, और इन्होंने रेनेसा का जो है, रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण के काल की मदद, पुनर्जागरण में लोगों की बहुत मदद करी, पुनर्जागरण के काल की, ये एक रेनेसा जो है एक पीरियड है पुनर्जागरण का काल, जो आज जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसके बाद हमारा अब का युग शुरू हुआ है। तो इनके जो आइडियाज थे इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में फैले और बाद में यूरोपियन कंट्रीज में फैले, और इसके बाद इन्होंने इन्हीं आइडियाज ने रेनेसा के पीरियड की में लोगों के आगे बढ़ने की मदद करी। मिडिएवल इंडिया में क्या हुआ, बिग स्टोन ऑब्जर्वेशंस, जो बिग स्टोन ऑब्जर्वेशन थे जैसे कि जंतर मंतर जो सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, उसने हेवेंस को प्रिसाइजली मेजर किया, उसने जो है इन सारे सिद्धांतों का यूज करा। आज का जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है, इसरो जो है वो बहुत सारे मिशन चलाता है, जैसे चंद्रयान चलाता है, आदित्य L1 चलाता है, और जैसे इंस्टीट्यूट है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो है ये कहीं ना कहीं स्क्वायर किलोमीटर एरे जैसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो वो इसी सिद्धांतों के बेस पर चला रहे हैं। Same curiosity that drove ancient Vedic seers still inspires Indian astronomers today. Same curiosity, ये same जिज्ञासा जो है, जो आज भी इंडियन वैदिक सीड्स का मतलब मेंटोर्स को आकर्षित करती है और आज की एस्ट्रोनॉमर्स को आकर्षित करती है, तो वो मतलब इन्हीं लोगों की दी हुई है। ठीक है, एक्सप्लोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा इन एस्ट्रोनॉमी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैं बाद में भी बता दूंगी आपको एक बार। आर्यभट्ट जो है वन ऑफ द एंशिएंट इंडिया के बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे, 5th सेंचुरी BC के, मैंने पहले भी बताया था। उनका वर्क जो है, उनके वर्क ने एक फाउंडेशन डाली, ग्राउंड वर्क की फाउंडेशन डाली लेटर इंडियंस के लिए, बाद के इंडियंस के लिए और इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी के लिए। वो आज भी यूरोपियन रेनेसा को नज करती है, धक्का देती है, यानी कि उनकी उस समय की डाली हुई जो आधारशिला थी वो आज के युग में इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी को और जो है यूरोपियन रेनेसा को कहीं ना कहीं धक्का देती है। अब क्या क्या चीजें हैं उनकी, हेलियोसेंट्रिक नोशन है। हेलियोसेंट्रिक नोशन में देखिए, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, हो सकता है मैं कहीं अच्छा से ना भी समझा पाऊं, तो आप कुछ चीजें खुद भी समझ जाइएगा। ही सजेस्टेड, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि अर्थ जो है अपनी धुरी पर घूमती है और इससे ही डे और नाइट होते हैं। प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और बहुत सारे प्लैनेट जो हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। प्रिसाइज ईयर लेंथ, उन्होंने एक प्रिसाइज ईयर लेंथ दी, उन्होंने कैलकुलेट करा कि सोलर ईयर जो है वो 365 डेज 5 आवर्स 12 मिनट का होता है, 30 सेकेंड्स का होता है, और जो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो आज की मॉडर्न वैल्यू से केवल 6 मिनट लंबा है, यानी वो इतना सटीक था कि आज की जो मॉडर्न वैल्यू है उससे केवल 6 मिनट का डिफरेंस है उसमें। एक्लिप्स थ्योरी, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि सोलर और लूनर एक्लिप्स जो होते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, बाय द शेडो ऑफ द अर्थ एंड मून, वो अर्थ और मून की शेडो द्वारा जो ये लूनर और सोलर एक्लिप्स होते हैं, एंड गेव ए मेथड टू प्रेडिक्ट देम, और उन्होंने ये भी मेथड दिया कि कैसे इनकी प्रेडिक्शन की जा सकती है, कैसे इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि कब सोलर एक्लिप्स होगा और कब लूनर एक्लिप्स होगा। प्लैनेटरी पीरियड्स, इसके बाद इन्होंने एक्यूरेट साइडरियल पीरियड्स दिए प्लैनेट्स के लिए, स्पेशली मार्स और मरकरी के लिए। इसके अलावा इनका जो अलग एक कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने पाई की वैल्यू दी जो थी 3.1416, जो मैंने पहले भी बताया था, और ये उस समय के हिसाब से बड़ी एक्यूरेट वैल्यू थी पाई की। कुछ और भी अगर हम बात करें, कुछ और भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो आर्यभट्ट जो थे वो वैदिक एस्ट्रोनॉमी से कहीं ना कहीं डेविएटेड थे, और इन्होंने एक साइंटिफिक आउटलुक दिया, एक वैज्ञानिक आउटलुक दिया, जो आज के लेटर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक गाइडलाइन बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन केमिस्ट्री को एजेस के माध्यम से, यानी कि युगों के माध्यम से, जो युगों के साथ साथ कैसे बदली है इंडियन केमिस्ट्री, ये बताइए। इंडियन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट वैदिक पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे, और एंशिएंट वैदिक पीरियड में क्या था कि अर्ली अल्केमी थी, यानी अर्ली रसायन शास्त्र था। ठीक है, फर्मेंटेशन था, फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन था, है ना, धातुओं का एक्सट्रैक्शन करना, मेडिसिनियल प्रिपरेशंस थे,
है ना। फिर अगर बात करें क्लासिकल मिडिएवल की, तो क्लासिकल मिडिएवल में क्या हुआ कि गुप्ता का एरा आया, यानी गुप्त युग आया, गुप्त काल आया जिसे कहते हैं। और गुप्त काल की टेक्स्ट से, यानी गुप्त काल में जो किताबें मिली हैं उस गुप्त काल की, उनसे हमें मेटलर्जी के बारे में, डाइज के बारे में पता लगा, है ना, नेचुरल डाइज और डिफरेंट तरह की डाइज। इस्लामिक इन्फ्लुएंस अल्कमी, फिर उसके बाद इस्लामिक और यूरोपियन कंट्रीज से प्रभावित जो है रसायन शास्त्र सामने आया। एडवांसमेंट हुआ स्टील में, और वुड से स्टील और परफ्यूमरी हुआ, है ना। ये वुड से स्टील एक टाइप का स्टील हुआ करता था। अर्ली मॉडर्न एरा में क्या हुआ कि मुगल पिगमेंट्स हुए, ड्रग केमिस्ट्री हुई, और इससे जो है स्टील और ग्रास वर्क जो है आगे ले जाया जा सका। कोलोनियल पीरियड में क्या हुआ कि ब्रिटिश केमिकल एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस की गई, और इंडियन साइंटिस्ट इसमें जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय, इन्होंने पहला केमिकल रिसर्च लैब इस्टेब्लिश करा, और इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये इन्होंने किताब लिखी। तो ये देखिए कोलोनियल पीरियड के कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश केमिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, और प्रफुल्ल चंद्र राय ने फर्स्ट केमिकल रिसर्च लैब की स्टैब्लिशमेंट करा, सेटअप किया, और ये वाली बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इंडियन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो थी वो टेक्सटाइल के उसका मतलब उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो एनहांसमेंट है, उसका जो प्रचार और प्रसार है, वो टेक्सटाइल के रूप में हुआ, शुगर इंडस्ट्री के रूप में हुआ, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के, आज का जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग है वो भी कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद से अब तक एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन का विस्तार हुआ, जैसे आईआईटी, सीएसआईआर, आप सभी को जानकारी होगी। लीडरशिप इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमारी लीडरशिप यानी हमारा आधिपत्य स्थापित हुआ। ग्रीन केमिस्ट्री आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, नैनो मटेरियल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब का विस्तार हुआ। फ्रॉम रिचुअल एल्कमी, ये जो रिचुअल एल्कमी थी, जो पहले अर्ली रसायन शास्त्र था, उससे ग्लोबल साइंटिफिक प्लेयर हम बन गए। पहले जो रिचुअल एल्कमी थी इस वाले युग में, है ना, एंशियंट युग में, उससे आज हम कहाँ तक आ गए, ग्लोबल साइंटिफिक प्लेयर बन गए हैं हम आज, यानी हम इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं। इंडियन केमिकल ट्रेडिशन वाज कॉन्स्टेंटली अडेप्टेड एंड ग्रोन। आज का जो हमारा इंडियन केमिकल ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार आगे ग्रो अप हो रही है। तो देखिए कितना अच्छा आंसर है। आप जरूर बताइएगा नोट्स की क्वालिटी आपको कैसी लगी, प्लीज, इससे हमारा बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता है। लिस्ट द नेम ऑफ फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा जरूर, तो सारे क्वेश्चन देख कर जाइएगा, वैसे भी आ चुके हैं, है ना। मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो अर्ली मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स जो है उसकी स्टार्टिंग कब हुई, सुलभ सूत्र से स्टार्ट हुई। सुलभ सूत्र क्या है, एक एनोनिमस यानी अज्ञात प्रीस्ट मैथमेटिशियन थे, एक पुजारी थे और मैथमेटिशियन भी थे। सेकेंड सेंचुरी बीसी में एक्सप्लोर हुए। इन्होंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, वैदिक आल्टर्स के लिए, वेदियों के लिए प्रैक्टिकल जियोमेट्री का एक्सप्लोरेशन किया। प्लेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम एंड जीरो एज ए नंबर। अब अगर हम प्लेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम की, जीरो एज ए नंबर की, जीरो कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको बताया ही था, आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में इस सिस्टम को रिफाइन करा। फिर ब्रह्मगुप्त ने 7th सेंचुरी में जो है फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन दी जीरो की। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक नोटेशन एंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ब्रह्मगुप्त ने 7th सेंचुरी में बीज गणित की स्थापना करी, और इसके बाद भास्कर ने जो है इसको एक्सपेंड करा, इसको आगे बढ़ाया। ब्रह्मगुप्त ने जो है बीज गणित की स्थापना करी और इसको आगे बढ़ाया भास्कर ने। साइन टेबल्स एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आर्यभट्ट ने साइन कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने बताया था साइन कोसाइन बट साइन थे, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की टेबल थी जो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए यूज होती थी। भास्कर सेकंड ने इस टेबल को जो है सिद्धांत शिरोमणि, एक किताब का नाम है, उसमें जो है इस पे और ज्यादा रिफाइन करा। अर्ली कैलकुलस आइडियाज, भास्कर सेकंड ने सिद्धांत शिरोमणि में और ज्यादा आगे इनको बढ़ाया। नंबर थ्योरी रिजल्ट, पेल्स इक्वेशन, परफेक्ट नंबर्स, कॉम्बिनेटोरियल आइडेंटिटीज, ब्रह्मगुप्त ने पहला जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया। ये सारे नाम हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। बाद के कंट्रीब्यूशन में महावीर के कंट्रीब्यूशन, भास्करा के कंट्रीब्यूशंस आते हैं, और ये जो महावीर और भास्करा के कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इंडियन मैथमेटिक्स की ये रीढ़ की हड्डी साबित हुए, बैकबोन साबित हुए, रीढ़ की हड्डी साबित हुए।
और इसी से बाद में जो है इंडियन इस्लामिक वर्ल्ड और मिडियवल यूरोप प्रभावित हुआ। आर्यभट्ट, अगर हम बात करें फेमस इंडियन मैथमेटिक्स की, तो आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आना चाहेगा। डेसिमल प्लेस वैल्यू जीरो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, जीरो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। साइन टेबल्स दी थी इन्होंने। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.1416 तक एस्टैब्लिश की थी, कैलकुलेट की थी। अगर हम ब्रह्मगुप्ता की बात करें तो देखिए ब्रह्मगुप्त ने जीरो का रूल दिया था, नेगेटिव्स दिए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिए थे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स दिए थे। भास्करा सेकंड ने लीलावती और बीजगणित लिखा था। लीलावती जो है भास्करा की डॉटर के नाम पर, डॉटर लीलावती के नाम पर आधारित है। और इसमें लीलावती में क्या है, इसमें अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, एल्जेब्रा है, इसमें ज्योमेट्री है। अगर हम बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में जो है इक्वेशंस हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, अर्ली कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस हैं। माधवा ऑफ संगमा गर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवा ऑफ संगमा गर्मा, इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज दी पाई के लिए, साइन के लिए और कोसाइन के लिए। परकर्सर ऑफ कैलकस, कैलकस के परकर्सर दिया। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा नहीं समझा पा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको पता होगा। श्रीनिवास रामानुजम ने पार्टीशंस दिए, मॉक थीटा फंक्शंस दिए, रामानुजम पाई सीरीज दी। अब देखिए रामानुजम पाई सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामानुजम पाई सीरीज जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो पाई के मूल्य को तेजी से अनुमानित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब इन्होंने कहा है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बताओ फिजिक्स के फील्ड में एंशिएंट इंडिया में। तो एंशिएंट इंडिया में एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ा अच्छा रिच ट्रेडिशन था, और इसमें एटॉमिक थ्योरी, मोशन, कॉस्मोलॉजी के कंट्रीब्यूशन रहे, जिन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशंस में किनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो महर्षि कर्नाड, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। और जो एटॉमिक थ्योरी थी इससे क्या हुआ कि इनविजिबल जो एटम्स थे, परमाणु और अणु, है ना, इनविजिबल एटम और मॉलिकुलस यानी परमाणु और अणु का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। आर्यभट्ट का बात करें तो हिलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, प्लैनेटरी मोशन दिए, एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस दिए, गणनाएं दी। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ग्रेविटी का सिद्धांत, कॉस्मोलॉजी, टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट दिए। वैशेषिक स्कूल की बात करें तो लॉ ऑफ मोशन दिया, चेंज इन मोशन ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स, इम्प्रेस्ड फोर्स यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ की तरह इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया। वकसपति मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है माफ कीजिएगा, वकसपति मिश्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे बहुत अच्छे से आप रिसर्च और भी करना चाहें तो कर लीजिएगा। देखिए कोई भी लेक्चर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, तो अगर आप बस, आपको एक दिशा निर्देश मिलती है लेक्चर से, आपको रिसर्च करने का मन है तो आप वकसपति मिश्रा पर रिसर्च करिएगा थोड़ी सी। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट करा, लोकेटिंग पॉइंट इन स्पेस यूजिंग 3 एक्सेस, 3 एक्सेस का यूज करके इन्होंने स्पेस के पॉइंट्स जो है लोकेट करे। अब इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर हम देखें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया में कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंडस वैली से स्टार्ट करेंगे। इंडस वैली में जो है वो ये वाली क्रॉप्स कल्टीवेट होने लगी थी, उपजाई जाने लगी थी, व्हीट, बार्ली और कॉटन, व्हीट, बार्ली और कॉटन, ठीक है। वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि आयरन के टूल इंट्रोड्यूस हुए, है ना। फार्मिंग की एफिशिएंसी, फार्मिंग की योग्यता को बूस्ट अप करा गया, यानी कि फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज करा जाने लगा। फिर यहाँ पर जो व्हीट, बार्ली और कॉटन था, इससे आगे बढ़कर यहाँ पर राइस उगाए जाने लगे और गन्ने की खेती होने लगी, शुगर केन की। कल्चरल टेक्निक्स, इरिगेशन सिस्टम के लिए का यूज होने लगा, यानी सिंचाई के सिस्टम की का यूज होने लगा। और प्रैक्टिस्ड क्रॉप रोटेशन यानी फसलों का जो क्रम है, फसलों का जो चक्र है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि अब गेहूं के बाद गन्ना होगा, गन्ना के बाद गेहूं होगा। मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ कि कैनल्स हो गई, है ना, नहरें डेवलप हो गई, डैम्स डेवलप हो गए इरिगेशन के लिए। तो ये हमारा जो है इसका इस तरह से मतलब चक्र रहा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिन इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम जो है
वो आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है ना। देखो आज भी आयुर्वेदा, आज भी अगर आप देखो तो आयुर्वेदा ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों प्रभावशाली है? कि ये एक होलिस्टिक सिस्टम है, एक संपूर्ण सिस्टम है जो 3000 साल से चलता आ रहा है और जो लाइफ फोर्सेस को बैलेंस करता है, माइंड और बॉडी के कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, नेचुरल रेमेडीज लाता है, यानी कि जो देशी रेमेडीज लाता है। आयुर्वेदा को किस तरह भी जाना जाता है? आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लॉन्गिविटी जाना जाता है। लॉन्गिविटी का मतलब है अमरता, है ना। अमरता के साइंस के रूप में, नवजीवन के साइंस के रूप में जाना जाता है। इट व्यूज हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम। ये जो है हेल्थ को संपूर्णता की दशा मानता है, स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम मानता है। और ये क्या करता है कि यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट। ये हर्बल ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन लाता है, डाइट को सही करता है, लाइफ स्टाइल को चेंज करके किस तरह से हम देखिए आज भी लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जागृति आ रही है। आप लोग जो योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, डाइट कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इस तरह से बहुत ज्यादा चीजें आप कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, मसाज आप करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें हमें आयुर्वेदा ने ही सिखाई हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी और सोल का, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस होता है और लॉन्गिविटी आती है, लॉन्गिविटी को प्रमोट करता है। यानी हमारी जो यूथफुलनेस है, लॉन्गिविटी का मतलब केवल एज बढ़ने से नहीं है बल्कि हमारी यूथफुलनेस, जो हमारा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग 50-52 साल की एज में भी बड़े फ्रेश लगते हैं और कुछ लोग जो है 18-19 साल में ही बड़े निस्तेज से लगने लगते हैं, उनके फेस पर कोई तेज नहीं रहता। तो ये जो आयुर्वेदा के सिस्टम है, अगर आप देखिए, आप 10 दिन, केवल 10 दिन लाइफ स्टाइल को बैलेंस करके देखिए, आप एक अर्ली बर्ड बन जाइए और नाइट आउल मत बनिए। यानी रात को देर तक मत, बहुत ज्यादा देर तक मत सोइए और जल्दी उठिए, और जंक फूड मत खाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। तो आप फेस पर आप क्रीम नहीं भी लगाएंगे ना, फेस पर आप फेशियल नहीं भी कराएंगे तो भी आपके फेस पर एक अलग ही ग्लो आने लगेगा। तो ये करके देखिए आप। तो ये आयुर्वेदा ने ही सिखाया है। मेजर एंशियंट टेक्स्ट, जो मेजर पुरानी टेक्स्ट हैं, प्रारंभिक टेक्स्ट हैं, जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये इस सारे प्रिंसिपल को आउटलाइन करती हैं, जिन्होंने विच इंक्लूडेड सोफिस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ सर्जरी, जिसमें सोफिस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ सर्जरी है, शल्य चिकित्सा की नॉलेज है, टॉक्सिकोलॉजी की नॉलेज है और इंटरनल मेडिसिन की नॉलेज है। अथर्ववेद जो है वो डिजीज और क्योर्स के बारे में बताता है, बीमारी और उनका इलाज के बारे में बताता है। क्योर का मतलब इलाज है। तक्षशिला और वाराणसी जो है वो मेडिकल के सेंटर हुआ करते थे। अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। सुश्रुत ने सर्जरी को जो है पायनियर किया, सर्जरी की आधारशिला रखी शल्य चिकित्सा की, सुश्रुत संहिता में। ये मैंने पहले भी बताया था। रस चिकित्सा में मेटालिक्स मेडिसिन्स का यूज हुआ। रस चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप सर्जरी वो करिएगा, सर्जरी कह रही हूँ, हाँ सर्जरी करिएगा, मतलब इस पर आप जो है रिसर्च करिएगा, वो भी सर्जरी हुई। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेटलर्जी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, इसे तैयार कर लीजिएगा। मेटलर्जी के मैंने पहले भी प्रोसेस बताए थे आपको, वो भी लिखिएगा यहाँ पर। मेटलर्जी में क्या होता है कि किसी भी कच्ची धातु का एक्सट्रैक्शन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, एलॉइंग होता है, और फिर उसके बाद उसको मेटल के रूप में उसका एप्लीकेशन होता है कि क्या बनाना है। लगभग 7000 साल पहले इंडिया का मेटलर्जिकल स्किल्स का एक बहुत बड़ी ऊंची परंपरा रही है। इंडिया एक मेजर इनोवेटर था इस फील्ड में, बहुत बड़ा मेजर इनोवेटर था, और इसने टू टाइप की हाईली टाइप की आयरन निकाली। एक तो वुड्स स्टील और एक दिल्ली आयरन पिलर आयरन, है ना। वुड्स स्टील जो था वो हाई कार्बन स्टील था, और दिल्ली आयरन पिलर आयरन जो था वो दिल्ली पिलर में जो आयरन यूज हुआ है वो वाला आयरन है ये, जिसमें जंक नहीं लगता। की डेवलपमेंट और आर्टिफैक्ट्स इसमें देखें तो इंडस वैली में जो है, इंडस वैली में कॉपर, टिन, लीड, है ना, ये सारी धातुएं विकसित हो गई थी या इनोवेट हो गई थी या इन्वेंट हो गई थी। और इनसे ब्रॉन्ज फिगर्स जैसे डांसिंग गर्ल का आपने देखा होगा, वो बनाया गया, है ना, यूजिंग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का यूज करके, यानी सिरे परड्यू का इस्तेमाल करके डांसिंग गर्ल बनाई गई, है ना, डांसिंग गर्ल का पुतला। आयरन एज की बात करें तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, इसमें आयरन स्मेल्टिंग का अर्ली डेवलपमेंट हुआ। इसमें कुछ टूल्स जो है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करे गए, वेपन्स, औजार क्रिएट करे गए। वुड्स स्टील, साउथ इंडियन स्टील नोन फॉर शार्पनेस। ये साउथ इंडियन स्टील है जो अपनी तीखेपन के लिए जानी जाती है। एक्सपोर्टेड ग्लोबली, ये ग्लोबली इसका एक्सपोर्ट होता है।
और डेमेस्कस ब्लेड का यूज करके, ठीक है। तो दिल्ली आयरन पिलर एक मास्टरपीस है रॉट आयरन का, कच्चे आयरन का, जो रस्ट को, जंग को रेसिस्ट करता है, रोकता है मिलेनिया, कई शताब्दियों तक। आपने वहां पर कुतुब मीनार में देखा होगा एक आयरन पिलर है जिसमें शताब्दियों से जंग नहीं लगी। तो ये जो दिल्ली आयरन पिलर है ये जंग प्रतिरोधी होता है ना। इस क्यों होता है? ड्यू टू हाई फास्फोरस कंटेंट एंड प्योरिटी। हाई फास्फोरस कंटेंट और प्योरिटी के कारण से ये जंग प्रतिरोधी होता है, इस पे जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता। जिंक एंड ब्रास। अर्थशास्त्र और रसायन, रसरत्नकारा, ये जो दोनों टेक्स्ट थे यानी बुक्स थी। टेक्स्ट का मतलब यहां पर बुक्स है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने जो है जिंक डिस्टिलेशन का और ब्रास प्रोडक्शन का जिक्र करा मेडिसिन और ऑर्नामेंट बनाने के लिए। ऑर्नामेंट का मतलब है आभूषण बनाने के लिए। ज्योग्राफी और बायोलॉजी से कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। मैन नेचर एंड ज्योग्राफी, ये सब नहीं है, यहां से देखिएगा। मैन नेचर इंटरेक्शन फोर्स पीपल टू स्टडी ज्योग्राफी। जो मानव और नेचर का इंटरेक्शन हुआ, वार्तालाप हुआ या एक दूसरे से संबंध स्थापित हुआ, इससे लोगों को ज्योग्राफी की स्टडी करने के बारे में, भूगोल की स्टडी करने के बारे में क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई। एंशंट इंडियन, जो प्राचीन इंडियन थे, वो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को जानते थे, बट वो जो है एग्जैक्ट पोजीशन जो थी उससे अनअवेयर थे, अनकॉन्शियस थे। अर्थ के बारे में, जो दूसरे देशों से दूरी है उसके बारे में, अर्थ के बारे में, और जो दूसरों देशों से दूरी है उसके बारे में वो अनभिज्ञ थे, अनअवेयर थे। अनभिज्ञ का मतलब अनजान थे। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूटर सिग्निफिकेंट, इंडियंस ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया शिप बिल्डिंग में, है ना, सी ट्रेड को फैसिलिटेट करने में, जैसे कि जो कि दिखाई देता है लोथल डॉकयार्ड इन गुजरात। गुजरात के लोथल डॉकयार्ड में जो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इस जो लोथल से हमें देखने को मिलता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियंस ने शिप बिल्डिंग में और सी ट्रेड को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। शिप बिल्डिंग और सी ट्रेड को आगे बढ़ाने में, समुद्र व्यापार को आगे बढ़ाने में। कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्था एंड तीर्थ यात्रा लेड टू एक्युमुलेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जो तीर्थों की और पिलग्रिमेज यानी कि जो तीर्थ यात्रा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इससे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का आकलन लेने में लोगों को एक मोटिवेशन मिला। ठीक है, अब आता है बायोलॉजी। एंशिएंट इंडियन बायोलॉजी जो है वो किस बात पर जोर देती है? आयुर्वेद, लाइफ को आयुर्वेदा के माध्यम से जानने पर जोर देती है। लाइफ को बॉटनिकल स्टडीज के माध्यम से जानने पर जोर देती है। आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट हैं वो बॉटनिकल एस्पेक्ट को बताते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज। प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना मेडिसिनल यूज के लिए, दवाई के यूज के लिए, है ना, कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो कौन सी दवाई के रूप में काम आ सकते हैं। जैसे आज भी हम जो है तुलसी का प्रयोग जुकाम वगैरह को भगाने में करते हैं। आज भी आपकी मम्मियां जो हैं आपको तुलसी की चाय देती होंगी, है ना। ऐसे ही पुदीने का यूज हम बहुत करते हैं, है ना। तो चरक संहिता में एक चैप्टर है प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में। सुश्रुत संहिता में जो है प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में, टेक्सोनोमी के बारे में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, किस प्लांट में कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में बताया गया है। एंशिएंट बायोलॉजी जो है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन और फ्लोरा और एंड फाइना का मतलब है जो वनस्पति है, वनस्पति की क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब आता है टाउन प्लानिंग सिस्टम। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग क्या था? तो टाउन प्लानिंग सिस्टम अगर हम बात करें, इंडस वैली या हड़प्पन टाउन प्लानिंग बहुत ही रिमार्केबली एडवांस था, बहुत ज्यादा बढ़िया था। अगर हम आज भी उस तरीके से बनाने लगे तो हमारे सिटीज में गंदगी नहीं रहेगी, सुव्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे चंडीगढ़ जो है वो एक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित, मतलब एक सिस्टमेटिकली डेवलप्ड सिटी है ना। इसमें एक ग्रिड सिस्टम था, है ना, जिसमें सड़कें एक दूसरे को काटते हुए ग्रिड पैटर्न बनाती थी। Dividing cities into a race citadel, administration elite, and a larger town
ठीक है। अब की फीचर्स क्या हैं? सोफिस्टिकेटेड कवरेज ड्रेनेज सिस्टम। इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों की व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छे से नालियां बनाई गई थी। स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक्स, इसमें स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक्स थी, जो मैंने बताया था कि एक समान आकार की होती थी, जिनको यूज करके यूनिफॉर्मिटी आती थी और स्ट्रेंथ आती थी निर्माण में। प्राइवेट वेल्स बनाए गए थे, बाथ सिस्टम बनाए गए थे, जो है वेल्स का मतलब कुएं। पब्लिक बिल्डिंग्स थी जैसे ग्रेनरीज, ग्रेनरीज का मतलब गोडाउन्स, जहां अनाज को हम भंडारण करते थे अनाज का। ग्रेट बाथ होते थे होते थे जहां पर जो है किसी ओकेजन पर लोग सामूहिक रूप से स्नान कर सकते थे। तो इन सब से क्या पता लगता है कि मेटिकुलस प्लानिंग फॉर हाइजीन, डिफेंस एंड सिविक, इसमें हाइजीन के लिए, डिफेंस सुरक्षा के लिए और सिविक के लिए बहुत ही मेटिकुलस, बहुत ही योग्यतापूर्ण ढंग से प्लानिंग की गई थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि सिटीज जो है ग्रिड पैटर्न पर बिल्ट होते थे, जहां पर स्ट्रीट जो है राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, काटती थी। ब्रॉड स्ट्रीट, सड़कें बहुत बड़ी चौड़ी थी, 10 से 12 मीटर चौड़ी थी। स्मॉलर लेन, छोटी छोटी गलियां, मतलब स्मॉलर लेन के साथ लेन छोड़ी हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम जो थे एडवांस थे, ड्रेन कवर्ड थी। जैसे आज भी आपने बहुत बड़े बड़े शहरों में भी अनफॉर्चुनेटली ड्रेन्स खुली हुई रहती हैं, तो और पिट नहीं थे, पिट का मतलब गड्ढे नहीं थे। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड था, पब्लिक बाथ थे, टॉयलेट थे, एडवांस सिस्टम था जिसमें रिजर्वोयर्स थे। धौलावीरा का रिजर्वोयर बहुत फेमस है। इंडिविजुअल वेल हुआ करते थे, लोगों के खुद के कुएं हुआ करते थे। वेस्ट रिमूवल, अब वेस्ट और गार्बेज यानी कि जो कूड़ा करकट है उसको रिमूव करने का भी एक सिस्टम था। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि बड़े सिटीज में भी, कहीं भी, हर छोटे सिटी में भी इवन 2 डस्टबिन रखे होते हैं, एक सूखे कूड़े का होता है, एक गीले कूड़े का। लेकिन हम इंडियंस जो हैं, देखिए एक मेट्रो स्टेशन पर तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बड़ा सफाई का ध्यान रखा हुआ है, लेकिन अगर मेट्रो स्टेशन की तरह की सफाई हर जगह हो जाए तो सोचो कितना अच्छा होगा। आप जब मेट्रो स्टेशन पर जाते हो तो आपको एक एयरपोर्ट वाला वो आता है ना फील। तो ये सब क्यों आता है? क्योंकि वेस्ट और गार्बेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, रिमूवल का और साफ सफाई का, तो ये उस समय रखा जाता था। पब्लिक बिल्डिंग, अब प्रेजेंस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग भी देखने को मिलती है, ग्रेट बाथ देखने को मिलते हैं, ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। वेयर हाउस थे जो कि ऑर्गेनाइज्ड सिविक लाइफ को प्रस्तुत करते थे, पेश करते थे। वेल प्लान्ड हाउस थे, जो घर बने हुए थे वो वेल प्लान्ड थे, सिस्टमेटिक थे। रूम्स हुआ करते थे, रूम के चारों तरफ एक सेंट्रल कोर्टयार्ड यानी कि एक बरामदा कह सकते हैं, वो हुआ करता था। 2 पार्ट में डिवीजन था, सिटाडल वेस्ट में, एन एलिवेटेड फोर्टिफाइड एरिया विद इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स। एक एलिवेटेड और फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब एक मतलब एक चारों तरफ से फोर्ट बना दिया गया था। फोर्ट का मतलब घेराबंदी कर दी गई थी पब्लिक स्ट्रक्चर के लिए, जैसे ग्रेट बाथ के चारों तरफ, ग्रेनरीज, असेंबली हॉल्स के चारों तरफ, है ना। और ये किसके लिए बने थे? रूलर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लोअर टाउन हुआ था, तो मतलब 2 भागों में बटे थे, एक तो सिटाडल और एक लोअर टाउन। तो सिटाडल में क्या था कि फोर्टिफाइड एरिया होता था पब्लिक स्ट्रक्चर के साथ, और ये होता था किसके लिए होता था? शासकों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और लोअर टाउन जो है वो रेजिडेंशियल एरिया होता था, जो कॉमन पीपल के लिए होता था और जो बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म पर बना होता था। सैनिटेशन, साफ सफाई और ड्रेनेज, एक इंप्रेसिव कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था विद इंस्पेक्शन होल्स का इंस्पेक्शन करा जाता था, कहीं गड्ढे तो नहीं हो गए हैं। आज आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में भी आप जाते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं, है ना। और पिट्स, गड्ढों को भरने के लिए कनेक्शन होते थे। रैन बीनीथ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के चारों तरफ रैन होते थे वेस्ट को एफिशिएंटली रिमूव करने के लिए। हाउसिंग, हाउस जो है सेंट्रल कोर्टयार्ड होते थे, बीचों बीच, मतलब चारों तरफ कमरे और बीचों बीच एक आंगन होता था। प्राइवेट बाथरूम होते थे, वेल्स भी होते थे, हर घर को एक इंडिविजुअल वेल, कुआं मिला हुआ था। कभी कभी 2 स्टोरीड यानी कि 2 मंजिला घर भी होते थे। फोर्टिफिकेशन, सिटीज जो है वो ऑफन वॉल्ड यानी कि सिटीज के चारों तरफ एक वॉल बनाई हुई थी, घेराबंदी की हुई थी, दीवार बनाई हुई थी, जो फ्लड से रोकती थी, है ना, बाढ़ से रोकती थी और बाहरी खतरों से, थ्रेट का मतलब है बाहरी खतरों से रोकती थी।
कुछ और एग्जाम्पल हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड प्लान के, सिटाडल लोअर टाउन के और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम के बहुत अच्छे उदाहरण है। धौलावीरा की बात करें तो ये यूनिक वाटर रिजर्वर सिस्टम के रूप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोथल की बात करें तो लार्ज डॉकयार्ड है जो ट्रेड को, कॉमर्स को, व्यापार को हाईलाइट करता था, व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। देखें भाई कितना और रह गया है, थोड़ा सा ही और है तो पढ़ लेते हैं आगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्ट और क्राफ्ट क्या थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही है, आप परेशान मत होइएगा। इसमें बेसिकली स्कल्पचर की बात करें तो स्टोन, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, टेराकोटा एक धातु है, तो ये डेवलप हो गई थी और इसका यूज करके डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग जैसी चीजें बनाई गई थी। ये स्टैचू हैं डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग के। इंट्रिकेटेड सील्स थी, है ना, मोहरें थी जिनमें एनिमल मोटिव हुआ करते थे। सोफिस्टिकेटेड पॉटरी थी जिसमें व्हील से बनाई हुई चीजें थी, है ना। पॉटरी में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे दिया बना लिया और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें व्हील का यूज करके, पहिए का यूज करके बनाई हुई थी ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ। यानी इसमें भी देखिए बहुत साइंस यूज हुई थी। इलाबोरेट बीड मेकिंग, अब बीड मेकिंग थी ज्वेलरी थी जो किससे बनी थी? कैर्निलियन से बनी थी, शैल से बनी थी, गोल्ड, फैंसी, ये सारी धातुएं हैं, है ना। अलोंगसाइड इसके अलावा टेक्सटाइल से, और टेक्सटाइल भी थी, टॉयज भी थे, तो ये सारी चीजें थी। मेटल कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स से यूज करके, मेटल कास्टिंग का यूज करके चीजें बनाई जाती थी। स्टोन का कार्विंग करके, स्टोन की को मतलब स्टोन से मढ़ कर चीजें बनाई जाती थी। शेल का वर्क था, है ना। स्कल्पचर में डांसिंग गर्ल का पहले ही देख लिया आपने। स्टोन, रियलिस्टिक ह्यूमन, स्टोन का यूज करके बिल्कुल जैसे पुतले बनाए जाते हैं, जैसे आज भी स्टैचूज बनाए जाते हैं ना, कहीं आपने महाराणा प्रताप का स्टैचू देखा होगा कहीं और, तो स्टोन का यूज करके बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल दिखने वाले, असली दिखने वाले ह्यूमन फिगर्स बनाए गए थे। मेल टार्सो का फिगर था जो प्रीस्ट किंग था। सोप स्टोन, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, चूने वगैरह का इस्तेमाल करके चीजें बनाई जाती थी। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल, है ना। टेराकोटा, क्रूड बट डिटेल्ड ह्यूमन फिगराइंस, टेराकोटा का यूज करके ह्यूमन फिगराइंस बनाई गई थी। बेसिकली मदर गॉडेसेस की फिगराइंस बनाई गई थी, आकृतियां, है ना, एनिमल्स की आकृतियां बनाई गई थी। टॉय कार्ड्स बनाए गए थे और क्यूट लिटिल फिगराइंस ऑफ एनिमल का, जैसे रैबिट का फिगराइन बनाया गया था, ह्यूमंस के फिगराइन बनाए गए थे। फिगराइन का मतलब है कलाकृतियां। मेटल वर्क, अब मेटल वर्क में जो है मेटल वर्क का यूज करके, देखिए आपने पहले भी पढ़ा था कि मेटलर्जी बहुत फेमस थी, मतलब मेटलर्जी का आविष्कार हो चुका था, तो मेटल्स का यूज करके जो है टूल्स बनाए गए थे। वेसल का मतलब बर्तन बनाए गए थे, ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण बनाए गए थे, काय से? कॉपर से, ब्रॉन्ज से और गोल्ड से। सील्स, मोहर थी, प्राइमरली जो मोहर थी वो स्क्वायर शेप में होती थी, स्टेलाइट से बनी हुई होती थी, और मोहरों के ऊपर एनिमल की फिगर होती थी, यूनिकॉर्न, बुल, टाइगर, है ना, इन सब की होती थी। इंस्क्रिप्शन, इस पे गुदाई होती थी, मतलब खुदाई होती थी इन सब की, है ना। और ये जो है बेसिकली सील्स कहाँ यूज होती थी? ट्रेड के लिए और एमुलेट के लिए यूज होती थी। पॉटरी का बात करें तो व्हील मेड पॉटरी थी, यानी कि पहिए का यूज करके पॉटरी बनाई जाती थी। ग्लॉसी थी बहुत, पेंटेड थी, ब्लैक डिजाइन होते थे ज्यादातर, और नेचुरल मोटिव्स होते थे, यही बर्ड्स के, प्लांट्स के, ठीक है। ज्वेलरी और बीड्स, हड़प्पन ने बहुत सुंदर सुंदर बीड्स बनाई हुई थी, स्टोन्स, शेल्स, मेटल का यूज करके, और जो ज्वेलरी के ट्रेड में यूज होती थी। बीड्स जो है वो मैंने पहले भी बताया था, कैर्निलियन की थी, स्टेलाइट की थी, अगेट, लैपिस लाजुली, है ना, फेनियंस, ये सब कुछ पत्थर हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट पत्थर, इनका यूज करके ज्वेलरी बनाई जाती थी। इनके अलावा जो है कुछ और भी शेल वर्क का यूज करके, जैसे बैंगल्स, लैडलेज, इनले, है ना, ये सब बनाए गए थे। आइवरी, हाथी दांत का यूज करके कॉम्स, पिन्स और गेम के पीसेस बनाए जाते थे। टेक्सटाइल का यूज करके एविडेंस ऑफ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ, है ना, ये देखने को ही मिला है कि कॉटन और वुलन के क्लॉथ के भी प्रमाण देखने को मिले हैं। टॉयज बनाए जाते थे, क्ले की फिगराइंस यानी मिट्टी के फिगर बनाए जाते थे, विसल्स, सीटियां बनाई जाती थी, रैटल्स, टॉय कार्ड्स, ये सब बनाए जाते थे। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और देख लीजिएगा 2025 के लिए। वाटर मैनेजमेंट, देखिए अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी,
ऐसा नहीं है कि पानी खाली चला जाए। रेन में जो भी पानी मिलता था उसका जो है हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता था, टैंक्स में उसको रिजर्व किया जाता था, कुंड होते थे और नदियां होती थी उनमें उनको रिजर्व किया जाता था। इरिगेशन चैनल्स थे, स्टैप वेल्स थे, है ना, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, लोकल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए, डेलीनेट्स के लिए थे, जैसे कि हमें धोलावीरा में जिसके उदाहरण हम्पी में और राजस्थान में देखने को मिलते हैं। बेसिकली इन्होंने रेन वाटर की हार्वेस्ट का जो यूज करके हार्वेस्टिंग करते थे, ये रेन से मिलते हुए पानी को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ टैंक के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में उसको डाइवर्ट कर लेते थे, यानी कि उसकी जो है रिजर्व कर लेते थे, जिसका उदाहरण हमें धौलावीरा में भी मिला है। ठीक है, एंशियंट ट्रेड, इंडिया के ट्रेड पर एक ये लिखिए नोट। तो देखिए, हिस्टोरियन विलियम डालरेम्पिल ने कहा है कि अगर हम एंशियंट इंडिया में ट्रेड की बात करें तो इट वाज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ रोमन एम्पायर। इंडिया का जो एंशियंट ट्रेड है वो रोमन एम्पायर का ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता था। इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम, पुराना इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड था? मेसोपोटामिया, रोम और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट था। कैसे? लैंड और सी दोनों रूट से, यानी जमीन और समुद्र के का जो दोनों का रूट था उनसे कनेक्टेड था। की एक्सपोर्ट चीजें क्या थी? टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता था, स्पाइसेस मसालों का एक्सपोर्ट होता था, जेम्स यानी रत्नों का एक्सपोर्ट होता था। रत्नों में गोल्ड और सिल्वर सब आते हैं। ठीक है, हाईलाइट क्या है? हड़प्पन एरा की बात करें तो ट्रेड नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड था मेसोपोटामिया, ओमान, बहराइन से। ट्रेड सेंटर पाटलिपुत्र थे, उज्जैन था, पुहर था, है ना, ये मेजर हब हुआ करते थे। रूट्स क्या था? सिल्क रोड एंड स्पाइस रूट। ये जो दो रूट थे, इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इसके माध्यम से होकर जाता था। कौन कौन सी गुड्स, कौन कौन सी चीजों का ट्रेडिंग होता था? टेक्सटाइल का, स्पाइसीज का, प्रीशियस मेटल का, वो मैंने पहले ही भी बता दिया, ये चीजें हाई डिमांड में थी। इंडो रोमन ट्रेड, इंडिया जो है रोमन एम्पायर का बेसिक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था, ये मैंने पहले ही बताया था। इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है, इससे क्या हुआ? आर्थिक इंपैक्ट क्या पड़ा? मर्चेंट क्लास की ग्रोथ हुई, है ना, जो व्यापारी वर्ग था उसकी ग्रोथ हुई। स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी और क्रेडिट सिस्टम का यूज हुआ, है ना, करेंसी की उपयोगिता बढ़ी। ट्रेड गिल्ड्स आए, ट्रेड के गिल्ड्स आए, यानी सेनी और श्रेणीज, है ना, ये दोनों श्रेणीज आए। पार्टनरशिप हुई मर्चेंट के बीच में। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में मैंने पहले ही बताया था। प्री कोलोनियल इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्रीकल्चर उसमें मेन ऑक्यूपेशन था। बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि किसी चीज के बदले में, मतलब कोई भी आपने सेवा दी तो उसके बदले में आपको कोई अनाज दे दिया जाता था। जैसे मान लो आपने किसी के बाल काटे तो आपको गेहूं मिल गए, है ना, किसी के घर में आपने कुछ काम करा तो आपको कुछ सामान मिल गया। हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ इस्टेब्लिश हुई। ट्रेड लोकल था उस समय, लिमिटेड था, यानी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं था। गिल्ड और कास्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करते थे, गिल्ड और कास्ट। लैंड रेवेन्यू जो था वो इनकम का मेन सोर्स था। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू था। तो यही हमारा था। अब मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और बता देती हूँ जाने से पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप ये ना सोचें कि हमें बताया नहीं। देखिए, सबसे पहले जो है वाटर मैनेजमेंट आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिएगा। उसके आप बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो देखिए करना ही है, थर्ड पे, और मेटलर्जी ये कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में जहां भी कुछ कमी रह गई हो प्लीज पॉइंट आउट करें, और जो अच्छी बातें हैं उसे भी पॉइंट आउट करें। थैंक यू सो मच।